हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। और इस बीच सभी पार्टियों ने अपनी जीत को लेकर ताल ठोकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस को यह लगता है कि बड़ौदा उसकी परंपरागत सीट है और इसीलिए वहां पर वो अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। लेकिन बीजेपी जेजेपी इस बार कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने के लिए बेकरार है। इसके अलावा इनेलो अलग से ताल ठोक रही है। लेकिन जनता के दिल में आखिर है क्या, वो आखिर जल्द से जल्द सामने आएगा। लेकिन इस पर से पर्दा 10 तारीख को उठेगा। लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन से खाली हुए बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। साथ ही जीत के दावे भी होने लगे हैं। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख बचाने की चुनौती है। बीजेपी इस सीट पर गैर जाट कार्ड खेलेगी या फिर सरकार में अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के समन्वय से चुनाव लड़ेगी, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और जेजेपी बड़ौदा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतजार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहां पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। जो वहाँ पर कैंडिडेट है, भाजपा ने तय किया है कि गठबंधन से भाजपा का कैंडिडेट होगा या जेजेपी का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहां से। ये तय हो चुका? हाँ, तय हो चुका। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की मनोहर जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बड़ौदा सीट पर कांग्रेस का 2009 से लगातार कब्जा है। इस दल पार्टी यहां पर सशक्त उम्मीदवार उतारेगी और इस सीट पर जीतेगी। ये तो लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से तीनों दफा, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की कमजोरी रही, कोई उनको गलतफहमी हुई कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने कहीं अपनी छोटी मोटी जो है कमियां रखी, उसकी वजह से कांग्रेस 3 दफा जीती। उनका मार्जिन तीनों दफा का आप देख लें कि कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया। वहीं हमारा आप मार्जिन देख लें कि हम कितने मार्जिन से जीत के आए थे। अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस सीट पे जीतेगी। 12 अप्रैल 2020 को बड़ौदा से विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था, जिस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। हुड्डा 6 बार के विधायक थे। 2019 के चुनाव में पहलवान योगेश्वर दत्त को हराकर 6ठी बार विधानसभा पहुंचे थे। इस सीट को जीतना कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। बड़ौदा उपचुनाव में कृषि कानून और MSP सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे के बहाने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कृषि कानूनों की खूबियों को बताकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। लेकिन जनता किधर जाती है, ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा को लेकर के तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस सीट पर जीत का परचम कौन सा दल लहराएगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। क्या विकास वहां पर हुआ और करने के लिए आतुर कौन है? और अगर कोई भी राजनीतिक दल वहां पर जीतता है तो जनता को कैसे ये भरोसा दिला पाएंगे कि वहां पर उनके राजनीतिक दल या उनकी पार्टी काम करवा पाएगी? चलिए इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है वेणु जी आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर आपका। और इनेलो से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। लेकिन आप जरा जल्दी से, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा मैं जल्दी से आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं बीजेपी की किस तरीके से हैं? आश्वस्त है बीजेपी? सैंडर जी,
जो बड़ौदा का जो चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की दोनों दलों की तैयारी जब से उपचुनाव की तैयारी जब घोषणा हुई जब से उससे पहले से ही सब तैयारी पूरी तरह है। धनखड़ जी उसमें हैं, जेपी दलाल जी मैदान में हैं, मुख्यमंत्री जी कई बार दौरे लगे, दोनों पार्टियों के संगठन की मीटिंग हुई है और सारे मिलके क्या है कि इसके उपचुनाव को जीतेंगे जी। लेकिन इस बीच कई ऐसे मंत्री हैं जो कि ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो होगा इस सीट पर वो बीजेपी का होगा। तो इस पर क्या अभी तक साफ हो चुका है, पार्टी स्तर पर इस पर निर्णय हो चुका है? क्योंकि अनिल विज ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का होगा। जननायक जनता पार्टी से इस बारे में बातचीत हो चुकी है क्या सर? ये कोई बात नहीं, संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। दोनों मिलकर बैठ के बात करेंगे कि प्रत्याशी किसका होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। और जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसमें क्या है कि बैठ के निर्णय लेंगे और जो भी होगा प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में रहेगा। ठीक है, यानी कि अभी तक साफ नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब किसानों का एक तरफ मसला उठाया जा रहा है, बरौदा सीट पर जब कोई भी मंत्री या कोई भी नेता जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में ये लग रहा है कि मुश्किल है थोड़ी सी राह? नहीं, किसान नहीं दिखा रहे। किसान जो अध्यादेश जो तीनों बिल पास हुए हैं और उनको पता है कि अध्यादेश मिलते आने वाले समय में जो किसान को लाभ होने जा रहा है, जो स्वामीनाथन जी का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने करा है उसका लाभ मिलेगा और किसान अपने फसल को अपने जिले में बेच सकता है, मंडी से बाहर बेच सकता है, दूसरे स्टेट में बेच सकता है, कहीं अपनी मर्जी के भाव लगा सकता है और किसान कहीं भी बेच सकता है। और ये जो काले झंडे की प्रथा है, ये कुछ दुकानों के शटर बंद हो गए थे चुनाव से पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी है, प्रदेश में सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, इनकी दुकानें बंद हो गई थी। ये जो दुकान खोलना चाहते हैं, ये दुकान खोलना चाहते हैं किसानों के ऊपर और किसान इस बात को समझते हैं कि इससे आने वाले समय में किसानों को लाभ होगा, इनकी दुकान नहीं खुलने वाली। और मनोहर जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में जो ऐतिहासिक विकास हुए, किसान के आज एक किसान की बात है, जब ओलावृष्टि की बात थी, सफेद मक्खी की बात थी, 2000 करोड़ रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए थे। वो इतिहास में रिकॉर्ड है, 2000 करोड़ रुपया। और प्रमाण के साथ कांग्रेस वाले बता दें कितने पैसे दिए थे, दूसरे दल वाले बता दें कितने किसान को पैसे दिए थे, किसानों की जमीन एक बार हुई थी कितने पैसे दिए थे, किसानों के लिए बड़ौदा में क्या विकास करा, 10 साल उनकी सरकार रही, बताए सरकार क्या काम करा। आज मनोहर जी के नेतृत्व में जो बड़ौदा में ऐतिहासिक विकास होंगे और वहां के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और विकास के नाम से वोट देंगे। तो सर सड़कों पर आखिर है कौन? क्या आप कह रहे हैं कि वो किसान तो नहीं है, तो कौन है? हम ये माने कि किसान के अलावा वहां पर विपक्षी है सिर्फ जो विरोध कर रहे हैं सड़कों पर? वो किसान की जो उन्होंने छाल ओढ़ रखी है, किसान का जो कवच पहन के करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग किसान के नाम से भुनाना चाहते हैं, किसान के नाम का करना चाहते हैं। आप ये मानिए किसान क्या सारा हरियाणा है और सारा क्या है कि ये जो लोग हैं जो दूसरे दल के हैं यही किसान बन जाते हैं, यही पार्टी बन जाते हैं, किसान की यही बात करते हैं, यही बड़ौदा की बात करते हैं। विकास बड़ौदा कहाँ था जब पहले 10 साल पहले बताया ना, बड़ौदा में कौन था? इनका विधायक था, इनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, क्यों नहीं विकास कराया? आप किसान के नाम का नारा देना चाहते हैं। और मैं आपके हरियाणा न्यूज के चैनल के माध्यम से सुरेंद्र जी, बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विकास के नाम जीतेगी, कर्मचारी के नाम जीतेगी, भ्रष्टाचार समाप्त के नाम से चुनाव जीतेगी। हरियाणा का ऐतिहासिक विकास हुआ, ऐतिहासिक जीत होगी। तो यानी कि बड़ौदा के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे क्या आपको लगते हैं कि वहां पर बीते 10 सालों के अंदर कुछ भी नहीं हो पाया, ये एक बड़ा विषय है, या फिर आने वाले समय के लिए अगर जनता भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनके गठबंधन पर, तो ऐसा क्या काम होगा बड़ौदा के अंदर जो जनता वोट करे, या ऐसा कोई और काम जो आप बताना चाहते हैं? ये इसलिए देंगे हरियाणा बड़ौदा के लोग, आज
आज मनोहर और मोदी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप नेशनल हाईवे को काम देखिए, आप स्टेट वे देखिए, आप रेलवे कॉरिडोर देखिए, रेलवे कोच के उद्योग देखिए। ये सारे आज नौकरी जो ना पर्ची ना खर्ची, जो भ्रष्टाचार मुक्त जो नौकरी प्रदेश में, गरीब का बेटा ईटीओ लग जाए, डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, थानेदार लग जाए, कभी गरीब ने कल्पना भी नहीं करी थी मेरा बेटा हरियाणा प्रदेश में नौकरी लगेगा। इस प्रदेश में उन्हीं के नौकरी लगते थे जो नेताओं के इर्द गिर्द लगते थे, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द होता करते। आज गरीब का बेटा आज नौकरी मिलता है तो इसलिए वोट देंगे लोग कि आज गरीब के बेटे की प्रदेश में सुनवाई है, गरीब के बेटे को नौकरी मिला है, उसकी पढ़ाई का हक मिला है, योग्यता और मेरिट पे नौकरियां मिली हैं। लेकिन सर इस बीच में एक सवाल ये भी करना चाहता हूं, वापस बड़ौदा सीट का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस का ये किला रहा है, गढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी और कैसे कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त कर पाएंगे क्या? और जब आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन में है, क्योंकि पिछली बार 2019 के अगर आंकड़े देखें हम तो ज्यादा अंतर रहा नहीं था, तो समीकरण किस आधार पर रहेंगे? सेंदर जी 2014 में कहते भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र में ना प्रदेश में सरकार बनेगी, और 2014 में कभी कल्पना नहीं करी थी हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। पूर्ण बहुमत की 47 विधायक लेकर सरकार बनी थी 48 के बाद में। कभी हरियाणा के लोगों ने कहा था, कहते हरियाणा तो औरों का है, हरियाणा में कभी मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, दूसरे साथी मुख्यमंत्री। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक बने थे और परचम पहले था। लोकसभा के चुनाव में रोहतक को जीता, सोनीपत को जीता, जींद को जीता और बड़ौदा का चुनाव जीतेंगे। किसका गढ़ किसका रहा है, किसका नहीं रहा, लोग किसी के बदवा मजदूर नहीं है। लोग अपने विकास के लिए वोट देंगे, लोग आने वाली पीढ़ी के लिए वोट देंगे, लोग किसी के बदवा मजदूर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को और मनोहर लाल को वोट देंगे। ठीक है सर, एक और मौजूदा वक्त में एक और परेशानी किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने एक तरफ कह दिया कि मंडियों के अंदर खरीद शुरू हो गई है, लेकिन जब वो जाते हैं मंडियों के अंदर तो उठान तो छोड़िए, लेकिन खरीद अभी शुरू नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए कहां कमियां रह गई हैं या कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? नहीं, आप किसानों की मंडी परेशानी शुरू में हुई है, आज बिल पास हुए, जो जो छोटी छोटी समस्या है, धीरे धीरे जीएसटी जब देश में लागू हुआ था बड़ी समस्याएं थी, परेशानी आई थी। धीरे धीरे जीएसटी का जो धीरे धीरे मंथन हुआ, उसको जो कमियां थी दूर हुई। धीरे धीरे जो भी किसान की समस्या है वो सब मंडी आड़ती किसान के व्यापारी हैं या अधिकारीगण हैं, सब मिल बैठ कर छोटी छोटी कमियों को पार कर लेंगे। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल यही है कि जननायक जनता पार्टी को कैसे समझाया जाएगा, अगर क्योंकि आप कह रहे हैं कि जेजेपी की तरफ से भी ये साफ किया जा चुका है कि वो समर्थन करेंगे और मिलकर के ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से हर नेता भी यही कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीजेपी का कैंडिडेट उतारा जाता है तो जेजेपी को कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि उम्मीदवार को लेकर दावेदारी तो जेजेपी अभी छोड़ भी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी दोनों दल हैं अपने, और दोनों सरकार चला रहे हैं, और दोनों संगठन के लोग बैठ के तय करेंगे। मारने बनाने की बात नहीं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस सीट को जीतेंगे। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, मिलकर चुनाव देंगे, बड़ौदा के चुनाव को जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया। बहुत सारे सवाल जो कि लगातार मौजूदा वक्त में हरियाणा प्रदेश की जनता ये समझना चाह रही थी, किसानों के सवाल हों और तमाम जो अभी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, अलग अलग राजनीतिक दल जब कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के जरा जो हरियाणा प्रदेश की जनता है जो ये जानना चाह रही थी कि क्या अब किसानों को लेकर के जो परेशानी है क्या वो खत्म हो पाएंगी, क्या वो चीजें बेहतर हो पाएंगी और मंडियों के अंदर क्या खरीद शुरू हो पाएगी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनसे भी जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मैं जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेणु अग्रवाल जी से भी सबसे पहले जरा रिएक्शन लेता हूं। वेणु जी, यहां लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो हर राजनीतिक दल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आपका तो गढ़ है, लेकिन उस गढ़ को छोड़िए, क्योंकि 2014 से पहले कुछ यही सोच थी कि बीजेपी फुल फ्लैश कभी नहीं आ सकती, लेकिन वो भ्रम भी टूटा। उसके बाद फिर से सरकार बनी, चाहे गठबंधन में बनी, लेकिन सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई। तो ये सभी चीजें आप कह रहे हैं कि आपका गढ़ है, तो कैसे गढ़ रहेगा? वो तो ध्वस्त भी हो सकता है ना। तैयारियां कांग्रेस की क्या?
चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी खामी आ रही, लेकिन दलबीर जी, जननायक जनता पार्टी अगर ऐसा होता है, जो कि मैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी ये सवाल पूछ रहा था कि जेजेपी को कैसे समझाएगी, क्योंकि दावेदारी अभी भी है आपकी। सुवेंदु जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिल बैठ के कैंडिडेट देंगे। जो कैंडिडेट आएगा वो दोनों पार्टी का होगा, गठबंधन का कैंडिडेट होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़े, चाहे जननायक जनता पार्टी लड़े, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव वहां लड़ेंगे। हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं। अब जरा किसानों का मुद्दा बार बार आ रहा है, किसानों के मुद्दे पर हम बार बार सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं सुवेंदु जी, ये सच्चाई है, जो भी किसान है वो जानते हैं। इस समय किसानों के पास जिस तरह से काम होता है खेतों के अंदर, क्योंकि किसान कभी मजदूर बहुत कम मजदूरी से कराते, किसान खुद मजदूरी करते हैं। किसान तो अपना काम खुद ही करता है। किसान असली कौन है? जो अपना काम खुद करे, और सदियों से करता रहा है किसान। क्योंकि किसान अगर मजदूर लगाएगा तो बचत नहीं आएगी। तो जो रोड पे है, मैं फिर बार बार कहता हूं, विपक्ष खासकर कांग्रेस अपनी रोटियां सेक रही है और कुछ नहीं कर रही है। किसान तो अपना काम करेगा। इस टाइम बाजरे की, ज्वार की, धान की, कपास की सारी फसलें सिर पर खड़ी हुई हैं, और सब में किसान इस टाइम लगा हुआ है। तो किसान तो बिजी है। किसान तो अब अगले दिनों में मंडी में आएगा और अपनी फसल बेचेगा, पैसा उनके घर जाएगा, खुशहाली किसान के घर आएगी। क्योंकि एमएसपी आप देख लीजिए, एमएसपी पे एक दाना हमने वायदा किया है हरियाणा की सरकार ने, एक दाना अपने किसान का खरीदेंगे। सबके पैसे टाइम, लेकिन मंडियों में तो उठान को लेकर के परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी आएंगी। शुरू में होती है, 1-2 दिन वो निकाल लेंगे। उस समस्या को हमेशा पार पाया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पैसे की, उठान की, खरीदारी की ये समस्या अगले 1-2 दिन में बिल्कुल हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने ड्यूटियां लगा दी, कार्यकर्ताओं की भी लगा दी है, सरकार को भी ने भी अपने आदेश देते हैं अधिकारियों को। किसी भी किसान को कोई तकलीफ ना हो, उनका पैसा समय पे पहुंचे, समय पे उनकी फसल खरीद ली जाए। ठीक है, सुखबीर जी। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से आदरणीय मूलचंद शर्मा जी जो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, जिस प्रकार से अनेक बातों को उन्होंने रिपीट किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता था, चलो वो नहीं वक्त मिल पाया। जिस प्रकार से विगत के 10 महीने में जो 10 बड़े घोटाले हुए हैं, वो उनसे सवाल करना चाहता था, चलो वक्त नहीं मिला। ये आपने भी देखा, इस प्रदेश ने भी देखा, इस देश ने भी देखा। आखिर किस मुंह से ये भ्रष्टाचार रहित बात करते हैं? अभी नौकरियों में बड़ी लंबी चौड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। शुभेंदु जी, आपके चैनल के माध्यम से और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, जितने भी नौकरियों की भर्ती हुई है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में पेपर लीक हुए हैं, और एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें केस दर्ज ना हो। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसका मतलब फिर उस परीक्षा की विश्वसनीयता कहां बची? ये मैं धरातल की एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है। इसलिए जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और किस प्रकार से कोरोना काल में जो लूट मचाई है शराब के नाम नहीं, तो इस उपचुनाव में यही मुद्दे रहेंगे? नहीं, निसंदेह जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटा गया बड़ी बेदर्दी से, निसंदेह वो मुद्दे रहेंगे। और जिस प्रकार से आज सारा का सारा राष्ट्र का किसान सड़कों पे, और ये जो हल्का है ये तो है ही सारा किसान बाहुल्य। निसंदेह आने वाले समय में जिस प्रकार से किसानों पे ये डेथ वारंट इन्होंने जारी किया है, किसानों के विरोध के बावजूद, देखिए शुभेंदु जी, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। जब जो लोकसभा है, लोकसभा में किसी भी बिल को, वो बिल जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जो बड़ौदा उपचुनाव पर कहां से कहां अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे, भारत, तो क्या लोगों तक ही कनेक्ट करेगा? शुभेंदु जी, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के कृषि विधेयक पे लोकसभा में चर्चा नहीं होना, लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना, अपने आप में एक लोकतांत्रिक मूल्यों का आनंद है। और उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने राज्यसभा में नंगा नाच दिखाया, जिस प्रकार से इन्होंने मत विभाजन नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं गैर लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने ये बिल पेश किए। और रविवार को जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी भी साइन कर रहे हैं, देखिए आज निसंदेह समस्त किसान इस राष्ट्र का जिस प्रकार से सड़कों पे है, विजेंद्र जी, किसानों का ये जो मुद्दा है, बहुत बड़ी क्या बड़ौदा उपचुनाव पर किसी तौर पर प्रभाव डालेगा, असर डालेगा? शुभेंदु जी, इसमें 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे शुभेंदु जी, और नामांकन प्रक्रिया भी जैसे आपको जानकारी है कि 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 16 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। आचार संहिता लग चुकी है।
10 नवंबर को शुभेंदु जी चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद 14 नवंबर को दिवाली है, तो भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख को दिवाली मनाएगी बड़े धूमधाम से और विपक्ष का दिवाला निकल जाएगा 14 तारीख को। इनको पता चल जाएगा कि जनता के साथ में किस तरह से जो इन्होंने पुराने समय के अंदर देखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी शुभेंदु जी और बड़ी जीत हासिल करेगी। इसके साथ साथ देखिए पिछले 3 चुनावों में जो कांग्रेस के वहां से विधायक चुनते रहे हैं, उन्होंने क्योंकि विकास और डेवलपमेंट का कोई काम किया नहीं। 10 साल तो कांग्रेस की अपनी सरकार रही है, केंद्र में भी, हरियाणा प्रदेश में भी, एमएलए भी उनका रहा है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जो भी अगर काम हुआ है उस विधानसभा के अंदर, जो विकास और डेवलपमेंट के काम हुए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी विजेंद्र जी, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की उस इलाके की जनता ने वहां के कांग्रेस के नेता को ही जिताया। देखिए शुभेंदु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए तो देखिए जनता ने अगर वहां पे इन्होंने तरह तरह के वादे किए, झूठे वादे किए, बरगलाया उनको, इसीलिए तो जनता ने, अब देखिए अब इन चुनावों के अंदर आप देखिए कि इन चुनावों के अंदर जनता क्या निर्णय लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, पहली बार बड़ौदा के अंदर कमल खिलेगा। और जो मेरे इनेलो के साथी अभी कह रहे थे, इनेलो को तो बहुत लंबे समय तक वहां पे विधायक रहे हैं बड़ौदा में, इसलिए बड़ौदा की वो बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो बात ही दूसरी जगह कर रहे थे। बड़ौदा के अंदर इनेलो ने और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इनेलो तो किस मुंह से जवाब दे सकती है शुभेंदु जी। इनकी तो 3145 वोट आई थी, 2.5% वोट भी नहीं मिला इनको बड़ौदा चुनाव के अंदर। जमानत जब्त होगी, कई बार जमानत जब्त होगी इनकी एक ही चुनाव में। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जैसे जींद के अंदर दावा करती थी उपचुनाव जीतने का, ऐसे फिर से दावा कर रही है। और जींद के अंदर इनकी कितनी बुरी हालत हुई, एक राष्ट्रीय नेता को लाके उन्होंने उनको बुरी तरह से हरवा दिया इन्होंने। और ऐसी इनकी यहाँ पे बड़ौदा में होने वाली है। बड़ौदा में अगर इनका गढ़ है, शुभेंदु जी बार बार ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा गढ़ है, हुड्डा जी कहते हैं मेरा गढ़ है। अगर ये गढ़ है तो इनकी कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसी में इनको सुझाव दिया गया था कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा लीजिए। तो भूपेंद्र हुड्डा जी तो पीछे हट गए, अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ा। उनको पता है, पहले से ही पता है कि हार रहे हैं। जब उनको पता है हार रहे हैं तो क्यों पत्नी को लड़ाएंगे, बेइज्जती नहीं कराएंगे वो। और अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था सोनीपत का, वहां तो हुड्डा जी खुद लेकर देख लिए, बुरी तरह से हार गए वहां पे। तो मैं यही कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। और 14 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे, विपक्ष का चलिए देखते हैं दिवाली किसकी बनेगी। वेणु जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस का जो किला है वो बच पाएगा? जी बिल्कुल, मैं काफी देर से आपके साथ जुड़ पाई हूँ, तो मेरे जो बाकी प्रवक्ता भाइयों ने क्या कहा वो मैं नहीं सुन पाई। लेकिन अभी हाल ही में जो मेरे बीजेपी के भाई बोल रहे थे, ये तो बहुत ही हंसी का पात्र है, जो आज इतने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो लोग वहां पर सरकार बनाएंगे, वो लोग वहां से जीत कर आएंगे। आप ये बताइए कि किस मुंह से आप वहां पर जाएंगे? आज आपने जो प्रदेश में क्या पूरे देश में ही जो किसानों की हालत हुई है, जो काले कानून आप लोग लेकर आए हैं, पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मुद्दे क्या होंगे? आप किसानों की बात करेंगे या आपने अभी तक क्या काम किया है, आपने बड़ौदा के अंदर कितना विकास कराया है, इस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर वहाँ अगर कांग्रेस का गढ़ रहा है तो किसी वजह से तो रहा होगा। वहाँ की जनता चुनेगी, यह जनता का फैसला होगा और हमेशा से जनता का फैसला रहा है। आज भी जनता इंतजार कर रही है इस चुनाव का, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 6 महीने से इनके बड़े बड़े नेता वहां रोज जाते हैं, वहां रोज इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये लोग बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन हाल ही में जो इन्होंने अभी, वैसे तो इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जनता के हित में हो, लेकिन हाल ही में देखिए जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो इन्होंने काले कानून पास किए, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? मुद्दा यही रहेगा सिर्फ किसानों के मुंह से ये वहां जाएंगे और किसानों को केंद्र में रख करके ही इस उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, यही कहना चाहती हैं आप? ये एक मुख्य मुद्दा है। देखिए, हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है, ये एक मुख्य मुद्दा है। और हमारे यानी कि विकास क्या कराए उस एजेंडे पर नहीं आएंगे, तो किसानों का मुद्दा तो हमारा चलिए ठीक है, किसान ही असल मुद्दा है, इसी को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि शक्ति इस उपचुनाव के अंदर किसान ही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या बड़ौदा में कितना काम हुआ है, क्या वहां पर अभी तक के योजनाएं हैं, कुछ किया है किसी भी राजनीतिक दल ने या नहीं, इस बारे में भी चर्चा होगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर मैं गणित को देखता हूं तो एज किसी भी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पुराना चुनाव अगर हम देखते हैं, अभी कुछ मतलब साल के करीब हुआ है, तो उस चुनाव में अगर हम देखते हैं तो 35,000 के करीब दोनों पार्टियों ने वोट लिया था, जेजेपी और बीजेपी ने। तो वो अगर हम जोड़ दें तो 70% से ऊपर, 70,000 के करीब बनता है वो। और ये चुनाव लगभग मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा लास्ट में, धीरे धीरे चलते चलते कि 1:1 फाइट रहेगी, और शायद जो और छोटे दल हैं वो बाहर हो जाएंगे, और कांग्रेस और बीजेपी का जो अलायंस चुनाव लड़ेगा उन दोनों के बीच में रहेगा, टक्कर उन्हीं दोनों में रहेगी।
और वो अगर रहती है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि 51% वोट आपको चाहिए, और 51% वोट आज के दिन में बीजेपी के पक्ष में देखता हूं। वो बिल्कुल स्पष्ट गणित है, वो तो उसमें तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। 70,000 में से और कितने कम कर सकते हैं आप, वो भी कम कर लीजिए, चाहे एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो। पर लेकिन जैसे कि बीजेपी के भी लोग दावा कर रहे हैं, मूलचंद जी ने भी किया, जेजेपी के अपने दलबीर धनखड़ भाई भी दावा कर रहे हैं, अगर जो ये बिल की जो शोर मचाया जा रहा है कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि जी ये डेथ वारंट पे साइन है, और जेजेपी बीजेपी का कहना ये है कि ये जो है बहुत अच्छा बिल है, लोगों को फायदा देगा। और ये इस तरीके से भी पेश, मतलब बीजेपी तो ये कह रही है, स्पष्ट कह रहे हैं वो लोग कि ये किसान है ही नहीं। तो ये पता नहीं कांग्रेस कहां से या इनेलो कहां से पकड़ के लेके आई होगी कि वो जो किसान ही नहीं है। मैं मान लेता हूं चलो वो किसान नहीं है, बट अल्टीमेटली अगर मैं वोटिंग की बात अगर मैं करूं, लेकिन तो अभी इस उपचुनाव के अंदर सिर्फ क्या अब ये किसान का ही मुद्दा रहने वाला है, सिर्फ या बड़ौदा में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो उसका चुनाव कभी भी एक मुद्दे पे नहीं लड़ा जाता। अब मैं सबसे पहले बात बताता हूं, बीजेपी जिसकी मास्टर है, बीजेपी सबसे पहले जातीय समीकरण देखती है, ठीक है। जैसे योगेश्वर दत्त को लड़ाया था, जैसे सोनीपत के अंदर, ये एमपी की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले ये जिक्र हुआ था एक बारी, सोनीपत में कौशिक जी को लड़ाया गया, और रोहतक में उनके खिलाफ जो लड़े वो भी शर्मा थे, ठीक है। तो जातिगत समीकरण का वो ध्यान रखती है, वो इनकी इंटेलिजेंस है, इसमें समझदारी है उनकी, ठीक है। अब उसमें जातिगत समीकरण कौन कहां कैसे बनाएगा, सबसे पहला तो बात यहां पे बनेगी। चाहे आप देश में कुछ भी कह लें, मैं जात पात को मानूं ना मानूं, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे आती है बात, ठीक है। अब किसानों की बात, कई बार ऐसा देखा है मैंने, एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा है कि चुनाव शुरू होता है किसी मुद्दे से, और बड़ौदा का चुनाव शुरू तो ऐसे ही होगा, किसानों के मुद्दे से बात होगी और ये होगा, बट अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो मुद्दा कई बार तो मुद्दा बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से एक बात अगर मैं एक्सेप्ट करूं कि जहां तक चुनाव में जो अभी अगर आपने अभी जो दिखाया अपने उस पे स्क्रीन पे भी, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का होल्ड रहा है, कांग्रेस के साथ साथ इनेलो का भी होल्ड रहा है। हाँ, बीजेपी कभी नहीं रही आज तक, लेकिन ऐसा बीजेपी ने हरियाणा के अंदर स्पेशली ऐसा किया है कि जिंदगी में जहां कभी नहीं जीती वहां पे जीत गई, जैसा जींद का इन्होंने उदाहरण दिया, जींद में जीत गई। ऐसे ही यहां पे समीकरण, और दूसरे सत्ता भी है, सरकार भी है, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता जैसा बीजेपी सरेआम कह देती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मनोहर लाल जी ने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं क्यों कहते हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये कहेंगे, वो कांग्रेस भी कहेगी, बीजेपी भी कहेगी, बट अल्टीमेटली फैसला तो लोग करेंगे, जनता करेगी कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। जो किसान उतर रहे हैं वाकई किसान हैं या कोई बाहर के लोग हैं। ठीक है दलबीर जी, अब ये एक सवाल होता है कि जब गठबंधन की सरकार है या कोई भी सरकार है, पहला जो भी चुनाव आता है या उपचुनाव होता है, तो वो एक बड़ी परीक्षा के तौर पर माना जाता है। वो ये बताता है कि जनता आपके साथ कितनी है अभी तक। ये इसलिए भी एक बड़ा सवाल बन गया है सरकार के लिए कि भाई अगर ये उपचुनाव है तो ये जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि जनता का मूड क्या है, सरकार के कामों से जनता कितनी खुश है। शवेंदु जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, सही बात आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल परीक्षा है सरकार की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का एक तरह से काम के ऊपर मोहर लगनी है, 1 साल होने को है। इस महीने के आखिर में, आने वाले महीने के आखिर में 27 अक्टूबर को शपथ ली थी, तो 1 साल होने को हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। परीक्षा सरकार के लिए होती है, उस सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया, जनता इस पर मोहर लगाती है। और ये मान के चलिए कि सरकार अभी 1 ही साल चली है, कामों की है दिखते कुछ काम कम हुए हैं, क्योंकि कोरोना की इतनी लंबी बीमारी ये चल रही है, इसमें कामों की कमी रही है, इसमें कोई शक नहीं, मतलब सच है ये, इसमें कोई शक नहीं। इसको झूठ बोलने से क्या मिलेगा। 4-6 महीने हो गए, काम बिल्कुल रुके हुए हैं, परंतु काम रफ्तार अब पकड़नी शुरू कर दिए, काम अच्छे होंगे, लोग हरियाणा के खुशहाल रहे। विपक्ष अपनी पॉजिटिव भूमिका निभाए, बिल्कुल अच्छा चुनाव लड़े विपक्ष, और विपक्ष अच्छे मुद्दे उठाए ताकि सरकार के सामने मुद्दों की जानकारी तो आए, भाई कोई कमी रहेगी वो सरकार की, हम आगे बढ़ के आगे 4 साल हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं तो फिर कहता हूं विपक्ष या सरकार, यहां चुनाव 2 जगह जाना है। बिल्कुल कौशिक जी ने कही, बिल्कुल सही बात है, सरकार और सरकार के खिलाफ इलेक्शन 2 ही जगह जाना आखिर में, ठीक है। और कमियां विपक्ष गिनवाएगा, हम जनता से वायदे करेंगे, जो कमियां रहेगी वो पूरे करने की कोशिश करेंगे, और जो किया वो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। योगी जी कुछ मेरा कहना ये है, धनखड़ साहब जो बोल रहे हैं ना,
मैं ये भी नहीं मानता, ये 1 साल भी इन्हें नहीं मिला है, इन्हें टाइम ही नहीं मिला है सरकार को। ये सरकार को, विजेंद्र जी आता हूं मैं, सरकार को टाइम बिल्कुल नहीं मिला है, तो ये इस टेन्योर का तो कोई काम नहीं बता पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। पर फिर भी काम तो हुए हैं। मैंने पिछली बार जब हम इसमें लॉकडाउन में हम बैठे थे यहाँ पे, तो ये बात हुई थी कि पिछली बार किसानों के लिए मंडियों में बहुत अच्छा काम हुआ था, ये बात हुई थी इसी चैनल पे, मैं भी बोल के गया था और सबने एक्सेप्ट किया था ये, ठीक है। अच्छा, अभी फिर वही बिल आया है और बिल उसी से जुड़ा हुआ है, किसानी से। और अगर मान लो ये उठान और ये सारी चीजें अच्छी होती हैं और जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम बहुत अच्छा एक सिस्टम बना देंगे और वो सिस्टम लोगों को नजर आएगा, तो वो एक पॉजिटिव वेव देगा लोगों को, बन जाएगा, पॉजिटिव वेव देगा लोगों को कि हाँ कुछ वाकई जो सरकार ने कहा वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो मोहर की बात, दलबीर भाई की जो प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूं। वो मैं जानना चाह रहा हूं कि जो 70,000 इनके जुड़ रहे हैं, अगर वो होते हैं 80,000, राजनीति में कभी भी 1+1 2 नहीं होते, राजनीति में 1+1 5 भी होते हैं, पर कई बार जब हम 1+1 2 करने की कोशिश करते हैं तो वो आधा भी रह जाता है या 1.5 पे भी आ जाता है। तो अगर ये 70-75,000 से ऊपर जाते हैं तो मैं इनकी विन मानता हूं। और अगर इससे नीचे आते हैं तो चाहे बेशक जीत जाएं, मैं ये नहीं मानूंगा कि भाई पॉपुलर गवर्नमेंट। अच्छा, दिस इज माय क्लियर व्यू। हालांकि इसमें लूज करने के लिए ना इनके पास कुछ है ना बीजेपी के पास है, ये सिंबॉलिक एक इलेक्शन है जिसमें इन जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन जो हुआ है उसके ऊपर जनता मोहर लगाएगी। सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा सवाल ये भी है कि जहां इस उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो वहां सवाल सबसे पहले किसानों का उठ रहा है। किसानों के लिए क्या किया गया और किसानों को लेकर के जो कानून लेकर के आया गया, क्या वाकई में वो फायदेमंद साबित हुआ? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, मैं यही बताना चाह रहा था, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की अगर मिला के बात करें शुभेंदु जी, तो पिछले चुनाव में यहाँ हमारी 70,000 से अधिक वोटें बन रही हैं। 26% से अधिक वोट मिली थी जेजेपी को, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमें 30% से अधिक वोट यहाँ पे मिली थी, और बहुत मामूली अंतर से हमारा जो प्रत्याशी था वो रह गया था। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है शुभेंदु जी की जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास और डेवलपमेंट के जो काम नहीं विजेंद्र जी, लेकिन अगर जेजेपी के वोट शेयर को आप काउंट कर रहे हैं अपने साथ, तो ये भी आपको देखना होगा कि जेजेपी का एजेंडा उस वक्त क्या था, वो किस आधार पर चुनाव लड़े थे। देखिए, अभी आप जब चुनाव में देखेंगे शुभेंदु जी, तो आपको साफ नजर आएगा। भीम चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े बड़े दावे हुए थे, वहां तो अकेले थी भारतीय जनता पार्टी, फिर भी बड़े मार्जिन से जीते थे। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के विकास और डेवलपमेंट के लिए जो काम किए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभेंदु जी 271 करोड़ रुपए की राशि यहाँ के लिए अनुमोदित की है। इसमें अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के लिए विजेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है विजेंद्र जी, मैं सवाल कर सकता हूँ? नहीं, मैं ठीक है, मैं पूछ रहा हूं जरा सवाल। विजेंद्र जी, लग रहा है कुछ तकनीकी खामी है। विजेंद्र जी, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है विजेंद्र जी, सवाल ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि काम हुए हैं, तो ये बीते 6 सालों के अंदर अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो 6 साल तो सरकार आपकी रही है ना प्रदेश में, तो आपने तब क्यों नहीं किया? शुभेंदु जी, देखिए मेरे पास में पूरी सूची है, हमने 6 साल में क्या क्या किया, ये मेरे पास 2 पेज भरे हुए हैं पूरे। मैं अभी आपको अगर मुझे टाइम देंगे तो नहीं, इतना भी समय नहीं है सर। नहीं, मैं देखिए मैं काम की बता रहा हूँ आपको। मैं अभी आपको थोड़ा सा मोटा बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, 6 साल के काम में लेके आया हूँ, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि काम क्या हुआ है, तो हाल फिलहाल में सिर्फ आप घोषणाएं कर रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि आप जनता को एक मोटी मोटी पिक्चर दिखाना चाहते हैं और उसकी रिलीजिंग कब होगी ये पता नहीं। 11-21 धान बोया जाता है और 11-21 धान को कभी भी सरकारी रेट पे नहीं खरीदा जाता। फिर भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे हैफेड धान की खरीद करेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक जो चावल मिल जो यहाँ पे स्थापित की जाएगी, और निर्माणाधीन जो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे है शुभेंदु जी, उसके पास से, क्योंकि यहाँ से गुजरेगा इस विधानसभा से, तो यहाँ पे एक IMT भी डेवलप करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और यहाँ पर कुल 56 गांव है शुभेंदु जी। यही तो विजेंद्र जी, कांग्रेस और विपक्ष बार बार यही तो सवाल कर रहा है कि यहाँ पर उपचुनाव है, इसीलिए राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
देखिए शुभेंदु जी, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए काम करता है। चुनाव जीतने के लिए हम लोग डेवलपमेंट और विकास के काम पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। अभी चुनाव के आज आचार संहिता लग गई है, नहीं तो आज भी 28 परियोजनाओं की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी थी। तो इसमें तो कोई चुनाव, देखिए राजनीतिक दल है, चुनाव तो लड़ेंगे और पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं कोई, देखिए 2014 से लेके, ठीक है, यानी कि विकास का काम होता रहता है और उसके आधार पर उसके बाद चुनाव लड़े जाते रहते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, एक सवाल मेरा है, जो मैं कह रहा था 1 जमा 1 2 नहीं 5 भी हो जाते हैं और 1 जमा 1 1.5 भी हो जाता है। मेरा सवाल छोटा सा ये है कि जेजेपी ने जो वोट मांगा था, आपसे जो वोट मांगा था जेजेपी ने जनता से, वो आपको हरियाणा से बाहर करने के लिए मांगा था। तो आप इसको कैसे लेके चलते हैं कि ये 70 से प्लस आ पाएंगे? कि अब जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब जनता से वोट मांगेगी तो जनता और दुगनी संख्या में निकल के आएगी और वोट देगी। जो पहले 70,000 का हमारा मिलके बन रहा था, वो अब 1 लाख में पहुंचेगा। चलिए ठीक है, जनता को ये तय करने देते हैं। वेणु जी कुछ कह रही हैं, वेणु अग्रवाल जी। बिल्कुल शुभेंदु जी, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि हम काम नहीं कर पाए, पर वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। काम तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया इस कोरोना काल में। आप देखिए इतने बड़े बड़े सरकार गिराने का काम वो कोरोना काल में कर सकते हैं। बड़ौदा पे रहिए, आम आदमी का छोटा काम बड़ौदा नहीं पर कर सकते हैं बड़ौदा पर, क्योंकि कोरोना था। और बिल्कुल बड़ौदा पर ही आ रही हूँ कि आम आदमी का काम नहीं कर सकते। उधर से मेरे जेजेपी के भाई कह रहे हैं कि वो लोग उसके साथ गठबंधन ठगबंधन करके जीत जाएंगे। अरे उन्होंने उस वक्त तो वोटें मांगी थी कि एंटी बीजेपी वोट्स उनको दी गई थी और आज वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और आज जब किसान दुखी है बहुत बुरी तरह से, तो वो इस्तीफा तक देने के लिए हट रहे हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए। तो किस मंशा से वो जा रहे हैं? कोई ईमान, कोई दीन कुछ तो होगा उनके अंदर। केवल जनता को ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। दलबीर जी, है, बेवकूफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि अगर मंडियों के अंदर खरीद नहीं होती है तो मैं इस्तीफा देने से भी गुरेज नहीं करूंगा। ये उन्होंने साफ साफ कहा था। मंडियों के अंदर परेशानी आ रही है, क्या कहना है सर? शुभेंदु जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ शब्दों में एक बात कही थी, आज भी हम में रुके हुए। अगर किसान का दाना दाना नहीं खरीदा गया, किसान की ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं हुई, एमएसपी खत्म करने की बीजेपी कोशिश करे, सेंटर कोशिश करेगी, तो हम इस्तीफा दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, कांग्रेस अपने गिरेबान में कभी भी नहीं जागती। आज जो सरकार गिराने की बात कर रही है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस को मित्रों से, चौधरी देवीलाल जी का क्या कसूर था जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार रातों रात गिरा के चौधरी भजनलाल जी को शपथ दिला दी थी? तो ये बात तो ना जाएगी, कांग्रेस उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं 2009 की स्थिति में और 2019 की स्थिति में क्या फर्क था? 40 सीट तो कांग्रेस की थी, 40 सीट आज बीजेपी की थी, परंतु हम अपनी इच्छा से 10 सीटें हम दोनों ने बैठ के एक फैसला लिया, हम हरियाणा की सरकार बनाएंगे और जनता को सरकार देंगे। मैं तो पूछ रहा हूं 2009 में आपने क्या किया? आपने तो किसी दूसरे दल की विधायक ही तोड़ दिए 5। मतलब आप क्यों इस तरह की बातें करते हो? कांग्रेस के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आज विकास की हम बातें करें, अपनी कमियों की हम बात करें, आने वाले 4 साल में हम क्या करेंगे वो बात करें, ये हमारी इच्छा है। हम इन पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहते। 2009 में कांग्रेस ने क्या किया था, आज ये बीच में बोलने की क्या जरूरत है? इनसे पूछो, बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैंने कोई गलत बात बोल दी? मैंने 2009 की बात रखी है। आपकी सीट भी तो 40 ही थी, बिल्कुल। आपने कैसी सरकार चलाई? आपने कुलदीप बिश्नोई जी के 5 विधायक नहीं तोड़े, जो बाद में जाके कोर्ट में क्या रहा उनका? संवैधानिक कोशिश कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से सरकार चलाई। आज भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, 10 सीटें हमारी है, 40 भारतीय जनता पार्टी की है। हम दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। आप कमियां निकालिए, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। आपके नेता तो इतना घमंड करते हैं। अरे आपके नेता इतना घमंड करते हैं, वो कहते हैं 1 सीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं ठीक है, हमारे मुंह से ये बात कभी नहीं निकली। ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे। सुखबीर जी, ठीक है, इसने कह दी बात। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो ये बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? मुझे राजनी की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप बताएं इस विगत के 10 महीनों में जिस प्रकार के नए घोटाले हुए हैं, कैसे घोटाले हुए, और जिस प्रकार के शराब का रजिस्ट्रीकरण, पीपी किट्स का जिस प्रकार की बातें सारी आई हैं, वो सारे देश और प्रदेश के सामने। और ये अभी क्या कह रहे थे,
जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि हमने काम किया है, ये हम काम नहीं कर पाए। निसंदेह ये इन्होंने काम किया है, लेकिन कहां काम किया है? इन्होंने थानों से शराब चोरी करवाए काम किया है, इन्होंने रजिस्ट्रियों में घोटाला करके काम किया है, इन्होंने बीसी एससी छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला करके काम किया है, इन्होंने खनिज में घोटाला करके काम किया है, इन्होंने धान घोटाले में काम किया है, इन्होंने ओवरलोडिंग घोटाले में काम किया है, इन्होंने बिजली के मीटरों के घोटाले में काम किया है, और तो और अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा हूं, प्रश्न पत्र लीक मामले सारों में घोटाला किया है। ये जो उपचुनाव होगा, आप यही बताएंगे कि घोटाले कहां कहां हुए या कमियां क्या रही हैं? निसंदेह या आप ये बताएंगे कि आपका जो कार्यकाल था, आपने जब इस सीट पर राज किया था, तब आपने क्या काम किया था, अंतर बताएंगे? शुभेंदु जी, निसंदेह हम जो अतीत में लूट हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के द्वारा, वो लूट जन जन तक ले जाएंगे। और जिस प्रकार से राष्ट्र के स्तर पर किसानों के साथ जो धोखा इस सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने, वो किसानों के बीच लेके जाएंगे। और अगर बड़ौदा में कोई काम अतीत में हुआ है, ये जो मर्जी सेखी बगाड़ते रहे, ये जितनी मर्जी परियोजना की बात करते रहे, चीनी मिल किसने लगाई बता दे? भारतीय जनता पार्टी का भी 6 साल शासन है और कांग्रेस का भी 10 साल शासन रहा है। बड़ौदा में अगर धरातल पे किसी ने कोई काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल ने किया है। और ये ना समझें किसी भी पार्टी के आदमी, वो अगर जो पिछली बार की जो दिक्कत परेशानी रही थी, निसंदेह आज व्यवस्था बदल चुकी है। आज बड़ौदा का जनजन इंडियन नेशनल लोक दल के साथ है। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी ने सारे के सारे गांव में दौरा करके साबित कर दिया जो समर्पण मिला है। सर 2019 का अगर ग्राफ देखें, आंकड़ा देखें, तो एनएलडी के पास ज्यादा कुछ वोट शुभेंदु जी, वो वक्त दूसरा था, वो दौर दूसरा था, आज वक्त दूसरा, आज दौर दूसरा है। कैसे बदला? ये जो जिस प्रकार कैसे बदलाव है? और अभी तो समय ज्यादा बदला भी नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से किसानों की आवाज चौधरी अभय सिंह जी ने उठाई है, जब इन्होंने गेहूं खरीद में अनियमितता करने की कोशिश करी, अपनी जमीन अपनी जान पे खेल के, जिस प्रकार से कोरोना काल में उन्होंने मंडियों में जाके सरकार को घुटनों पे लाके मजबूर किया कि किसान की फसल का दाना खरीदा जाए। 3 एजेंडे बताए कि 3 एजेंडों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये तो किसान पर ही आधारित है। ये ठीक है, ये है किसान पे ही, लेकिन ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि बीजेपी के नेचुरल एलाइज हैं इनेलो भी और जेजेपी भी। और जिस टाइम चुनाव हुआ था, चुनाव होने के बाद मेरे पास मध्य प्रदेश से एक फोन आया था, तो मैंने कहा था कि ये जेजेपी और इनेलो बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनका जो एक्चुअल जो इनकी जो मदर पार्टी है वो इनेलो रही है, ठीक है। लेकिन इनेलो में भी देवीलाल जी जो थे, उनको जब तक वो रहे वो बड़ी भूमिका में रहे और बीजेपी छोटी भूमिका में रही। हमेशा मिलकर सरकार बनाई है इन्होंने, इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो वो जो रिकॉर्ड है फिर थोड़ा सा बदल गया है। अदरवाइज मैं आज फिर मान के चलता हूं, ये कह रहे हैं इनेलो के, तो अभय सिंह जी ने भी कह दिया था मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं, वो तो बीजेपी ने मना कर दिया। ये नेचुरलाइज है, इसमें कंफ्यूज ना करें लोगों को। और कल को फिर ऐसी स्थिति भी बनी अगर, तो ये फिर भी उनके साथ चले जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। इनसे पूछो क्या अगर ऐसे हालात बन जाएं कि आप कांग्रेस के साथ जाओगे, पूछ के देख लो, मना करेंगे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जेजेपी इनेलो ऐसे चुनाव रहेंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ मुझे लगता है बीएसपी का अगर कोई कैंडिडेट हो वो जरूर आ सकता है, वो आ जाएगा, या इंडिपेंडेंट जो है वो तो बनती हुई सरकार के साथ जाते हैं। नहीं, वो तो नहीं, मैं वैसे कहता हूं, मतलब वैसे तो बनती हुई सरकार के साथ चले जाते हैं इंडिपेंडेंट लोग, ठीक है। तो कभी बीएसपी के भी आए हैं, तो 1 या 2 आया है, तो वो भी बनती हुई सरकार के साथ चले गए। ठीक है, वेणु जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से यह चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जेजेपी इनेलो ना होकर यह चुनाव एक आम आदमी, किसान, मजदूर वर्सेस किसान विरोधी और घमंडी सरकार होगा। और जनता इनको आईना दिखाएगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप ये मैं डंके की चोट के साथ कह सकती हूँ, आप 3 नवंबर को चुनाव है और उसमें आप देख लीजिए। ठीक है विजेंद्र जी, ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो सिर्फ किसानों को लेकर ही, किसानों पर आधारित ये चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अगर उठान और सही तरीके से अगर खरीद हो जाए, तो कम से कम बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है हरियाणा प्रदेश में इस उपचुनाव को लेकर, ये तो किसानों को समझा पाएंगे कि भाई जो 3 किसानों को लेकर के कानून बने हैं वो फायदेमंद हैं। एक तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती अब सबसे पहले उठान को लेकर ही है।
शुभेंदु जी देखिए, सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, उठान भी समय पे होगा, पूरी खरीद होगी और किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। जेजेपी के भी नेता कार्यकर्ता फील्ड में है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी अपने जो जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको निर्देश दिया कि मंडियों में जाके स्थिति को बाकायदा चेक करते रहे, देखते रहे और डीसीओ को भी ऑर्डर दे चुके हैं, जो जिला उपायुक्त महोदय हैं उनको हर जिले के अंदर पूरी तैयारी रखे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी शुभेंदु जी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए अकेले हम बड़ौदा की अगर बात करें शुभेंदु जी, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसल खराब होने पर 9,581 किसानों को 21 करोड़ 92 लाख रुपए तो हमने मुआवजे के तौर पर यहाँ पे दे दिया है। इसके साथ साथ शुभेंदु जी अगर देखिए, अभी जैसे मेरे कांग्रेस की जो नेत्री बात कर रही थी, वो कह रही थी कि बार बार दुष्यंत जी को निशाना बनाते हैं, इस्तीफा मांगते हैं दुष्यंत जी से। देखिए इनको पीड़ा क्या है, इनको पीड़ा है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार न चले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न चले दुष्यंत को अटैक करो। ये दुष्यंत जी के सामने यही लोग थे जब 10 सीट आई थी, भूपेंद्र हुड्डा जी और ये कांग्रेस पार्टी भीख का कटोरा लेके खड़े थे, उनको सीएम बनाने छोड़ दीजिए सर, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पुरानी चीजें इनको समर्थन नहीं दिया। इसके साथ साथ देखिए इनेलो वाले की अगर मैं बात करूं शुभेंदु जी, ये तो इनेलो वाले तो आप देखिए घोटालेबाज है, इनको सिवाय घोटाले कुछ दिखता नहीं है, बार बार घोटाले का बात कर रहे हैं। ये देश प्रदेश देख रहा है नेहरा जी, ये देश प्रदेश देख रहे हैं, 10 महीने में 10 बड़े घोटाले। अरे ये देश प्रदेश देख रहा है, अभी बड़ौदा में घुस के दिखाओगे जो पता चलेगा, देख रहा है सब। ठीक है, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी, अनेक तरह जिस प्रकार से सरकार ने किसानों को मैसेज किए, जिनकी जीरी का आप 1 क्विंटल ले आओ, आप 2 क्विंटल ले आओ, अनेक चैनल से ये रिपोर्ट दिखाई है, क्या जवाब है बताएं? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता वो बताएं और भाई दलबीर जी बताएं। अरे घोटालेबाज तुम हो, 10 महीने में 10 बड़े घोटाले, जनता बताएगी तुम्हें। चलिए जनता बताएगी, ठीक है, जरा पॉइंट पर, ठीक है जनता बताएगी। ठीक है दलबीर जी, ठीक है सुबीर जी, ठीक है दलबीर जी, तसल्ली कर लो, तसल्ली बिठा देंगे। दलबीर जी, एक ये भी शिकायत सामने आई है, किसान ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपने फसल को रजिस्टर किया, तो वो कह रहे हैं कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो कब तक ये फिर लंबा चलेगा प्रोसेस? शुभेंदु जी मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने पहले बताई थी फसल के बारे में, थोड़ी तकलीफ है 1-2 दिन में सब सॉर्ट आउट हो जाएगी और किसान को खुशहाल रखना, किसान की फसल खरीदना, उनका पैसा देना हम सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार में कमियां हैं हमारे अंदर, मैं तो मान गया इस बात को, छोटी मोटी कोई कमियां रही हैं, आने वाले 1-2 दिन में सब के सब फील्ड पर उतरेंगे, कार्यकर्ता सारी सरकार ये उतरेगी पूरे प्रदेश में, क्या मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में भी किसान का कोई नुकसान ना हो, फसल टाइम पर खरीदी जाए, टाइम पे मंडी में जाए, टाइम पे उनके पैसे पहुंचे, सब खुशहाल रहे, हम तो यही चाहते हैं। विपक्ष भाई, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष वालों को भी, वो भी कोई कमी लगे मंडियों में, जाएं मंडियों में बताएं, फसल किसान की खरीदी जानी चाहिए, सरकार उनके पैसे दे, ये एक सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो मिलजुल के काम करें, क्योंकि किसानों के सब हितैषी हैं, सबने मिलजुल के काम करना चाहिए। सिर्फ ये बता दें 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल के जो मैसेज मैं कह रहा हूँ, इनका क्या मतलब था, इनका अर्थ समझा दे, हरियाणा प्रदेश जानना चाहता है। बता तो दिया मैं ये सरकार ठीक है, जरा बहुत शुक्रिया सर, सभी खास मेहमानों का, कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जब चर्चाएं तेज हैं, तो यहाँ केंद्र में किसान ही हैं, क्योंकि किसानों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या वाकई में इस उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा, देखना अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।